हेलो, मैं हूं नजम अलवी अपने एनजे न्यूज़ चैनल के साथ। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट को। और अगर उसमें ही अगर आपको पता लगे कि सारे चोर इकट्ठा हो गए, हमारी सिलेक्शन कमेटी में आज वो लोग बैठे हुए हैं जो कि मैच फिक्सिंग और इसमें और दूसरे हरकतों में जो है इन्वॉल्व रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा। हमारी सिलेक्शन कमेटी एक टोला है जो कि जिस इलाके में बैठा हुआ है उसी इलाके के क्रिकेटर को खिलाना पसंद करते हैं, और दूसरे इलाके के क्रिकेटर को जो कोई ना कोई हुलिये बहाने से कोई ना कोई गड़बड़ पैदा करके उनका कैरियर ख़राब कर देते हैं और निकाल देते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ पीसीबी की। पीसीबी जो है वो सिर्फ उन खिलाड़ियों को रखता है जो अपने पसंदीदा होते हैं। यानी नई सिलेक्शन कमेटी आती है तो वो अपने ग्राई को ही आमतौर पे जो है चांस देते हैं खेलने का, और कोशिश करते हैं कि पुराने खिलाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर दें। और फिर वो एक टोला बन जाता है, और टोला बन के जो सारे ग्राई का एक टोला बन जाता है, यानी सारे पेड़ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, और वो सिर्फ मिल के जो है मैच फिक्सिंग शुरू कर देते हैं, पैसा कमाते हैं। सिलेक्टर हो गए या ऊपर के जितने भी लोग हो गए, वो सब मिल के खेल रहे होते हैं, और कोई ऐसे लड़के को टीम में दाखिल नहीं होने देते जिसकी वजह से जुआ खेलने में मुश्किल हो रही हो फ्यूचर में। पास्ट में बल्कि ये देखा गया है कि हमारी टीम के कप्तान थे जिनकी कप्तानी में सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं, ट्रॉफियाँ भी ली हैं, और T20 का कप भी उन्हीं की क़यादत में जीता गया है। सरफराज अहमद को टीम में रखने से सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि एक तो वो हाफिज़ हैं, हाफिज़ होने की वजह से जो है कोई गलत चीज़ देख नहीं सकते, और ना ही ख़ुद खेलते हैं और ना खेलने देते हैं। यानी ना ही वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व अपने आप को किया और ना ही किसी को होने दिया, जो कि सरफराज अहमद सबसे ज़्यादा रुकावट थे पाकिस्तानी टीम में, जिनको बड़ी ही प्लानिंग के तहत जो है उठा के बाहर निकाल दिया गया। और या पास में भी होता रहा है। आमतौर पे जैसे एक क्रिकेटर थे जलालुद्दीन, उनके साथ भी सुना है कि ऐसे ही कुछ हुआ था कि उन्हें ड्रॉप कर दिया था एकदम से। अब उनकी पीक का दौर चल रहा था और उनको ड्रॉप कर दिया गया था। और आमतौर पे एक तो कराची के लोगों के साथ तो होता ही है ऐसा, इसलिए कि जब से पीसीबी जो है कराची से उठ के, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जब से कैपिटल जो है कराची से उठा के एक चाल के तहत जो है इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। वो चाल यही थी कि भाई जितना भी कराची का टैक्स जमा होता है सेंटर में, वो बाहर ले जाके ज़्यादा अच्छी तरह लूट सकते हैं। तो कराची का 70 80 या 95% जो बजट है वो सारा अब इस्लामाबाद जाता है, फिर वहाँ से जो है तरसा तरसा के बांटा जाता है। और सारे तरक्याती काम भी जो है सिंध के अलावा बाकी सारे सूबों में हो रहे होते हैं। जैसे मेट्रो ट्रेन है, उसको कर्ज़ा लेके बनाया गया, लेकिन कर्ज़ा वापस कौन करेगा? कर्ज़ा वापस करेगा कराची, क्योंकि 95 और 70% जो टैक्स दे रहा है उस शहर में तो कुछ भी नहीं करती है, बल्कि उस सूबे में कुछ नहीं करते, बल्कि वहाँ की नौकरियाँ तक खा जाते हैं। कैपिटल शिफ्ट किया, सारे इदारे एम्बेसियाँ शिफ्ट हो गई, जो लोग वहाँ के लोग काम करते थे उन सबको फारिग कर दिया उठा के। ये तो एक चाल थी ना, जॉबों पे कब्ज़ा करना, फिर अपना एक नया शहर आबाद कर लेना। फिर काफ़ी अरसे तक जो है कराची का रोड टैक्स जो है उससे इस्लामाबाद की रोडें बनती रहीं। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ और जरदारी आए, फिर उन्होंने जो है एक 18वीं तरमीम आ गई, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत जो है सूबे अपना टैक्स रख सकते हैं कुछ। अब उस कुछ सूबे कुछ टैक्स कर पर भी इनकी नज़र है कि जो थोड़ा सा है वो भी खा जाएं, क्योंकि देना तो कुछ है नहीं। तो भी ज़्यादा अच्छा ये नहीं कि हर सुबह अपना अपना टैक्स पूरा का पूरा खुद ही रख ले। अगर ऐसा हुआ तो अगर 95 या 70% अगर कराची का वो बजट होता है, या वो होता है क्या कहते हैं टैक्स होता है पोर्ट्स वगैरह का, और दूसरा तो आप उसको दे क्या रहे हो? सारा टैक्स खा जाते हो और उसको जो है वो आटे में नमक के बराबर देते हो, तो सारा हम ही रख लेते हैं, यानी वही लोग रख लेते हैं ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा जो है वो बातें आजकल हो रही हैं। आजकल मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी वगैरह जो है ये इस किस्म की बातें कर रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहीं ये टीवी और ये आजकल जो टॉक शो में इस किस्म की बातें हो रही हैं, वही बातें मैं कर रहा हूँ कि अब बातें जो है उठना शुरू हो गई हैं, कि अब लोग जो है वो अपनी सियासी चाल में जो है ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं, समझ नहीं आता कि अब तो लोग ये तक कहना शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेश अलग करना एक चाल थी जिसके तहत पूरे मुल्क पे कब्ज़ा करना था।
अगर बांग्लादेश को, मुजीबुर रहमान को अगर हुकूमत दे दी जाती तो सारा कैपिटल जो है और सारा क्या कहते हैं, सारी पावर जो है सारी वो ट्रांसफ़र हो जाती बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान, और फिर कभी भी पावर वापस नहीं आती। तो ये पावर गेम था जिसकी वजह से अपना मुल्क ही तोड़ दिया उठा के। यानी अब वो कहते हैं कि भुट्टो पर तो इल्ज़ाम था, असल में तोड़ने में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो था वो था पंजाब। यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी उसकी है, पंजाब की है, और सारी जॉबों पे कब्ज़ा और कैपिटल भी शिफ्ट कर लिया, बांग्लादेश भी अलग कर दिया उठा के, और पूरे मुल्क पे कैप्चर कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है, जैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पीसीबी जो है पहले कराची में था, वो शिफ्ट कर लिया, फिर उसके बाद सारे बैंक शिफ्ट कर लिए, फिर कराची में समंदर है लेकिन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस वो भी इस्लामाबाद शिफ्ट कर लिया, ताकि वहीं से बैठ के अपने अपने गिराई को जो है जॉबें दो, और बाकी जो है जिस सूबे में असल जो खा रहे हैं बैठ के जिस सूबे को, उसको कुछ भी ना दो। यही क्रिकेट का है। आज सिलेक्शन कमेटी में कितने कराची के लोग हैं, बातें हो रही हैं, मैं नहीं कर रही है अभी। सखलियन मुश्ताक कौन कौन जो है, इनके आजकल वीडियो घूम रही है, आप खुद देख रहे हैं कि वो ये कहते हैं कितने सिलेक्शन कमेटी में टोटल जो है पेंडू बैठे हुए हैं, यानी अपने गिराई बिठाए हुए हैं जर्मन। तो कहने लगे जब वहाँ पे लोग नहीं गए, फिर कराची के जो प्लेयर गुजरे उनको सिलेक्शन कमेटी में क्यों नहीं लेते। जैसे कि बेहतरीन प्लेयर थे, ऑलराउंडर थे जलालुद्दीन, जिन्होंने दुनिया में पहले थे जिन्होंने हैट्रिक की थी सबसे पहले, उनको एकदम से निकाला गया और बिल्कुल ही गायब कर दिया गया उठा के। इसी तरह दूसरे थे, इकबाल कासिम है, कासिम उमर थे, अज़ीम हफीज़ थे। तो ये लोग थे। इन लोगों का क्या मतलब, बासिद अली है, मोइन ख़ान है, इन लोगों को सिलेक्शन कमेटी में क्यों नहीं रखा। सिलेक्शन कमेटी में इन लोगों को रखेंगे तो ये अपने आदमियों को सपोर्ट करेंगे, जब वहाँ की नुमाइंदगी होएगी नहीं। सिलेक्शन कमेटी जो वो एक ही टोला है, वही आके कब्ज़ा जमा लेते हैं, उन्हीं की मोनोपली चलती है, उन्हीं का जुआ चलता है, उन्हीं का सारा कुछ चलता है। बातें खुल के आ रही हैं, जैसे सलीम मलिक ने वसीम अकरम पे इल्ज़ाम लगाया, उन पे लगाया, कोई कराची के जो प्लेयर हैं उनके ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं है, तो सिलेक्शन कमेटी पूरी उनको दे दो उठा के। मोहसिन खान उनको दो, ज़हीर अब्बास को दो, ज़हीर अब्बास भी कराची में ही रहते थे, वहीं के कहलाएंगे, चाहे कहीं से भी आए हों, लेकिन जो रहता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यही पीछे बातें हो रही हैं आजकल, बड़ा ज़ोर और शोर है, अब पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन ये कि जिन लोगों को निकाला गया था वो सारा टोला फिर आ गया है, फिर पाकिस्तान मैच हारना शुरू हुआ, फिर जुआ शुरू हो जाएगा, सारा कुछ है। वरना सरफराज अहमद की क़यादत में जो टीम थी वो अच्छा खासा जीत रही थी, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था और T20 कप भी जीता था, वो बहुत अच्छा चल रहा था। बस ये कि ज़ाहिरी बात है, आदमी टीम को, जब कप्तान का मसला ये होता है कि जब वो टीम को चला रहा होता है तो उसे अपनी बैटिंग की फ़िक्र नहीं होती कि वो उसकी बैटिंग करे या उसका नंबर आए या ना आए, उसकी ये कोशिश होती है जीते। लेकिन उसके दौर में भी कुछ ऐसा टोला बन गया था जो जीतने नहीं दे रहा था। यानी अब तो बच्चे को पता है, अब नहीं छुपती बातें कि कौन किसको फेवर कर रहा है, कौन किसको। यानी मज़े की बात है कि हमारे प्लेयर जो हैं वो अपने आप को ऊपर लाने के लिए जान कर के हारना शुरू हो गए मैच, यानी कप्तान को हटाने के लिए मैच हार जाते हैं। यानी 3-4 प्लेयर जो हैं उन्होंने परफॉर्मेंस ख़राब की, मैच ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गई, ये है। तो ये सारा चोरों का टोला है सिलेक्शन कमेटी का। सरफराज अहमद इतना अच्छा प्लेयर है, उसको ख़राब कर दिया। फिर पीछे इमरान खान के दौर में भी बहुत से प्लेयर थे जो कि नापसंदीदा थे, तो इमरान खान साहब भी निकाल दिया करते थे, क्योंकि इमरान खान भी यही हरकतें करते रहे। ठीक है, इमरान खान के दौर में जुआ नहीं होता था, लेकिन फेवरेटिज़म जो है इमरान खान के दौर में भी था। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी टीम जो मैच जीती है वो नवाज़ शरीफ के दौर में जीती है। नवाज़ शरीफ के दौर में सबसे ज़्यादा मैच जीते गए हैं। इमरान खान आए, उन्होंने अभी भी लगता है अपने फेवरेटिज़म पे चल रहे हैं इमरान खान साहब, और समझ नहीं आता किस किस्म की तब्दीली आएगी। वैसे तो इमरान खान इस टाइप के यानी करप्ट इंसान या किकबैक लेने वाले इंसान तो नहीं है, और जिन लोगों को पकड़ लें बिल्कुल सही पकड़ लें, लेकिन सारा सबूत सारा कुछ टीवी पे दिखाने के बावजूद इनको गद्दार करार क्यों नहीं देते हैं। नवाज़ शरीफ लूट के पूरा पैसा, पूरा मुल्क का पैसा लूट के भाग गए। शहबाज शरीफ आजकल ख़बरें आ रही हैं लेकिन
पता नहीं गद्दार हमारे यहाँ किस किस्म का होता है हैं? कम से कम ये तो पता करना पड़ेगा ना कि भाई ये मीडिया जो है ये गद्दार किसको कहता है? जो मीडिया को नहीं पसंद होता उसको कहता है, या जो गद्दार नहीं होता उसको गद्दार कहा जाता है? अब नवाज़ शरीफ, हुसैन हक्कानी, खर जो है वो भी टैंक पे बैठ कर आ रहे थे, कह रहे थे मैं टैंक पे बैठ कर आऊँगा दिल्ली से और लाल किला फतेह करूँगा। ये खर साहब ने कहा था। इमरान साहब ने कहा था कि 22,000 लोग खड़े हो जाएं तो भाग जाते नहीं ये लोग, इन लोग का क्या इनके पास। इसी तरह बहुत से लोगों ने ऐसी बातें की हैं जो 100% गद्दारी के ज़मरे में आती हैं, लेकिन नहीं भाई, हमारे यहाँ गद्दार जो है ना वो इनके अपने पिंड के लोग जो हैं उनको गद्दार नहीं ठहरा सकते। यानी पूरा मीडिया जो है पेंडू मीडिया है, और पेंडू हुकूमत हमेशा रही है हमारे यहाँ। इन्होंने पाकिस्तान बनाना नहीं, पाकिस्तान लूटना है। इनका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान नहीं बनाया, जो सुबह उठे तो पाकिस्तान बना हुआ था, उन्हीं का कब्ज़ा है भाई। बंगालियों को क्या कहते हैं, बंगालियों को ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा करने के बाद फ़ायदा किसको हुआ है? फिर बात करते हैं कि हम सूबे बनाएंगे। सूबे कभी भी नहीं बनेंगे। सूबों का तो ड्रामा होता है खुश करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, वरना सबसे ज़्यादा गड़बड़ जो है वो दिखाई तो सिंध को जाती, लेकिन सिंध गड़बड़ नहीं है। तो मसला ये, पाकिस्तान इतनी सारी कौमें सब रहती हैं, सब मिलजुल के रहें। अब ये जो आजकल हो रहा है क्रिकेट में कि वो तासुब की बात हो रही है कि भाई हम कराची के लोग हमें पसंद नहीं है, कराची के लोगों को हम क्रिकेट में जगह नहीं देंगे, कराची के जो पहले रिटायर हुए हैं उनको ना तो कोच लेंगे ना मैनेजर बनेगा। मियादाद भी है, मियादाद को ओहदा दो नहीं, बाहर से नजम सिटी को लाते हैं जिसने आज तक बल्ला ही नहीं पकड़ा होता। सारी बचपन तो गिल्ली डंडा खेला है, क्योंकि पेंडू हैं तो ज़ाहिर बात है गिल्ली डंडा ही खेलते हुए गुजरी होगी, तो उनको क्या पता। मसला ये है कि जो बड़े बड़े हमारे प्लेयर हैं जो रिटायर हुए हैं, ज़हीर अब्बास हैं, मियादाद हैं, इन लोगों के हाथ में पूरा महकमा होना चाहिए, बजाय इसके कि किसी सियासी लीडर के हाथ में दे दो पूरा क्रिकेट बोर्ड और वो अपने तौर पे जुआ चला रहा हो। यानी फ़ोन करके कहते हैं 9 बॉल कर दो, ये मैच हार जाओ, ये मैच जीत जाओ, और फिर जो है सर लटकाए हुए मुख्तलिफ़ शहरों में उतरें, लेकिन काम दिखाने वाले कोई और हो। तो आजकल आजकल जो हमारे सिलेक्टर हैं जो बड़े बने हुए हैं, हर आदमी को पता है कि वो सरफराज अहमद उन्हें अच्छा नहीं लगता, और पहले भी अपने कैप्टन के दौर में वो बिठाए रखा है उन्होंने, चाहे आफरीदी हो। तो मकसद ये एक अच्छा प्लेयर है, आप लोग उसको लूज़ कर रहे हो सिर्फ इस वजह से कि उसका ताल्लुक़ कराची से है। साफ नज़र आ रहा है अब तो, और बहुत सारी वीडियो भी आई हैं जिसमें लोग बताते हैं कि किस किस्म की हरकतें करते हैं। मैं एक वीडियो सुनाता हूँ, आप ख़ुद देख लें, मैं नहीं कह रहा। ये देखें, ये देखें। मैच फिक्सिंग हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। फैमिली को भी तंग करते हैं। मेरे 2 दफ़ा लेटर हैं मेरे घर पे, इसको को चुप रहे वरना मार। एक मैच का रेट क्या है? खिलाड़ी को पैसे कितने मिलते हैं? उस वक्त एक मैच का 4 करोड़ रुपया था फिक्स करने। 8, 9, 10 करोड़ रुपए पे ये बिकते हैं प्लेयर। फिक्सिंग होती है, डॉट बैट, बॉल टू बॉल भी होती है, फिर फैंसी होती है। 5 ओवर में आपने ये करना है, 5 ओवर में इससे ऊपर स्कोर नहीं जाने देना। फिर होता है 10 ओवरों से आपने ऊपर नहीं जाने देना, 50 ओवरों में इतना आपने लिमिटेड स्कोर रखना है। यानी आप देख लें कि ये हाल है हमारी टीम का कि ये फिक्सिंग चल रही है। पुराने प्लेयर हैं जिनको ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया गया, और इन बेचारों को जो है खेल नहीं दिया जाता है। ये देखें, करना है 5 ओवरों में इससे ऊपर स्कोर नहीं जाने देना। फिर होता है 10 ओवरों से आपने ऊपर नहीं जाने देना, 50 ओवरों में इतना आपने लिमिटेड स्कोर रखना है। ये मुझे देखें, पता सारा, मैंने तो आज तक मैंने नहीं कभी हुआ नहीं, लेकिन मुझे पता है इन चीज़ों को। कौन से सीनियर खिलाड़ी और कोच या सिलेक्टर जिनके बारे में आपको लगा हो कि ये लोग मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं? जब तक पीसीबी खुद इस पे एक्शन नहीं लेगा कभी कोई ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि देखें आप, पीएसएल में जितने कोच आपके लगे हुए हैं, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे क्या कहते हैं मुश्ताक अहमद हो, चाहे मोइन खान हो, चाहे एक दो और कोच जो लगे हुए हैं, पे भी मैच फिक्सिंग हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। फैमिली को भी तंग करते हैं। मेरे 2 दफ़ा लेटर हैं मेरे घर पे, इसको को चुप रहे वरना मार। एक मैच का रेट क्या है? खिलाड़ी को पैसे कितने मिलते हैं? उस वक्त एक मैच का 4 करोड़ रुपया था फिक्स करने का। 8, 9, 10 करोड़ रुपए पे ये बिकते हैं प्लेयर। फिक्सिंग होती है, डॉट बैट, बॉल टू बॉल भी होती है। ये देखें क्या है, ये 5 ओवर में आपने ये करना है, 5 ओवर देख में लें, इससे ऊपर स्कोर नहीं ये जाने देखें, देना। ये आपके फिर इनके होता है 10 अपने ओवर से आपने क्रिकेटर ऊपर जो नहीं जाने हैं देना, 50 ये ओवर में तमाशा इतना दिखा रहे हैं आपने बैठे limited हुए। score रखना है। क्योंकि मुझे यानी पता सारा, मैंने तो आज तक मैंने नहीं कभी हुआ नहीं, लेकिन मुझे पता है इन चीज़ों को। कौन से सीनियर खिलाड़ी और कोच या सिलेक्टर
जिनके बारे में आपको लगा हो कि ये लोग मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं? देख ले सिलेक्टर, पीसीबी खुद इस पे एक्शन नहीं लेगा, कभी कोई ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि पीसीबी खुद कराती है, पीसीबी खुद कराती है, बात ये है। तो ये है, सारे महकमे चोरों के इलाक़ों में शिफ्ट हो गए। कराची कैपिटल था, मेरी समझ में नहीं आता कि कराची को कैपिटल क्यों शिफ्ट किया। जब तक कराची कैपिटल था पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, अय्यूब खान अमेरिका जाते थे, सदर आके उतरता था। जब से कैपिटल शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान बर्बाद हो गया। सीरियसली, जिस ज़माने कैपिटल शिफ्ट किया था उस ज़माने में ड्रामा ये किया गया था, अनसेफ है, आबादी बहुत है, ये है। पूरा बहरिया टाउन बन गया, पूरा शहर कराची में ही बना है ना बहरिया टाउन। इतनी बड़ी जगह थी, क्यों नहीं वहाँ क्यों नहीं किया? उठा के इतनी दूर ले गए सिर्फ इस वजह से, जॉबों पे कब्ज़ा करने के लिए। यानी एक प्लानिंग थी कि पूरे पाकिस्तान की सारे महकमों पे कब्ज़ा करने के लिए ये दानिस्ता तौर पे ये ड्रामा किया गया। जो कराची को कैपिटल उठा के इस्लामाबाद ले गए, फिर सारे महकमे ले गए। जो महकमे शिफ्ट हुए उस महकमे में जो लोग कराची में रहने वाले काम करते थे वो क्यों अपना शहर छोड़ के इतनी दूर जाएं जंगल में। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जा रहे, उन्होंने वो शिफ्ट कर दिया उठा के। जो जॉब जिनके ख़त्म हुए उनको घर पे बिठा दिया और सारे पेंडुओं ने सारे महकमों में कब्ज़ा कर लिया। साफ बात कर रहा हूँ मैं, जो वीडियो अभी आजकल ख़बरें आई नहीं है तो शुरू हो जाएंगी, मैं भी कहीं से देख के बात कर रहा हूँ या पढ़ के बात कर रहा हूँ, यानी जो स्टोरी जो लोग बताते हैं। तो ये हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, जो है वो अजीब ही सिस्टम है। भाई आप 24 सूबे बना दें तो ये बातें ख़त्म हो जाएंगी, सही ना। आप भावलपुर सूबा एक बना दें जिसका नाम भावलपुरी रखें, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो सिंध के 4 सूबे कर दिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सिंध का नाम नहीं होना चाहिए, शहरों के नाम से आप सूबे कर दो, ठीक है। सूबे बना दो, गवर्नर और वज़ीर आला का सिस्टम ख़त्म करके हर सूबे में कौंसलर सिस्टम ले आओ या मेयर सिस्टम ले आओ, ताकि वो काम करे। लीडरान तो चोर होते हैं, ये खा जाते हैं पैसा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तरक्याती बजट जो है वो आर्मी को दिया जाए, या आर्मी एक इदारा बना दे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसे मुशर्रफ साहब ने बनाई थी। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पूरे मुल्क में जितनी भी वो डेवलपमेंट हो रही है, जो प्रोजेक्ट हैं, उसको वो वॉच करें, बजाय इसके कि मुराद अली शाह किसी रोड को देखें बैठ के और रोड बिल्कुल इतनी पतली बनाएं कि पहली बारिश में बह जाए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ये पीपल्स पार्टी जो है सबसे ज़्यादा रोना रोती है, वो 18वीं तरमीम का इसका उसका, ठीक है। सही है या गलत है, लेकिन बात यह है कि ये बड़ी गलत बात है कि स्पोर्ट्स तक में कब्ज़ा कर लिया गया है। आप अगर कैपिटल उठा के ले गए थे, आप समंदर के पास जो महकमे हैं उनके, अब क्या कहते हैं, नेवी है, उसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद उठा के ले गए। समंदर तो वहाँ पे है, कराची में है। इसी तरह बहुत से महकमे हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर आपने चीज़ें बांटनी भी है तो कम से कम कोई क्राइटेरिया तो उसका होना चाहिए कि लोगों को जो एतराज़ ना हो। आज ये बातें शुरू हो गई हैं, कल ये बातें बढ़ जाएंगी। आज ही आप इन बातों को जो है सोचना शुरू करें कि ऐसी बातें लोग क्यों कर रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है कि क्रिकेट, बड़ा अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का कौमी खेल, अब हॉकी तो तबाह हो गई। हॉकी तबाह कैसे हुई है? हॉकी का भी आप क्या कहते हैं, उसकी पूरी फेडरेशन, पूरा हेडक्वार्टर उठा के वहाँ ले गए, जहाँ के प्लेयर थे, जहाँ पे था पुराना सिस्टम चल रहा था, चलते रहने देते। हॉकी तबाह क्यों हुई है? हॉकी की आधी से ज़्यादा टीम जो थी वो तो कराची की थी। आपने हेड ऑफिस उठा के ले गए, ठीक है ना। हॉकी कंट्रोल बोर्ड ले लें, उठा के ले गए। उसके बाद आपने वहाँ से जो है वो प्लेयर अपने भाई को और ग्राई को और पर्चियों को और रिश्वत को भर्ती करना शुरू कर दिया। तबाह हो गई तो हॉकी। जो पुराने थे, मुश्ताक होते थे, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, ये तो प्लेयर थे। इन लोगों को करता धरता होना चाहिए। या फिर ये कि आप ठीक करें। जब तक नूर खान थे, एयर मार्शल नूर खान जब तक थे, जब तक हॉकी भी ठीक चल रही थी, क्रिकेट भी ठीक चल रही थी, सारा कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब से ये टोला आया है ना, यानी नवाज़ शरीफ टोला लेने जब से ये आए हैं, इन्होंने हर महकमे को बर्बाद कर दिया है और इतना पैसा लूटा है कि लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिली। जब आप लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो उनको बातें क्या उठेंगे, उनके जहन में क्या बातें आएंगी? यही कि भाई फ़लाँ सूबा जो है सारा खा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे लोग आजकल बातें कर रहे हैं कि भाई भुट्टो पर तो टोपी रख दी गई है, असल में ईस्ट पाकिस्तान को
तोड़ा एक ख़ास ग्रुप ने था जिन्होंने पूरे मुल्क पे कब्ज़ा करना था। यानी इशारा पंजाब की तरफ था कि पंजाब ने ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा ताकि वो पूरे मुल्क पे कब्ज़ा कर लें और सारे वसाइल पे कब्ज़ा कर लें, क्योंकि बांग्लादेश को उल्टा पैसे देना पड़ते थे। बांग्लादेश एक घाटे का सौदा था। उस वक्त जिन लोगों ने कहा था आज बांग्लादेश की करेंसी जो है हमसे अच्छी है, हमारे 1.5 रुपये का 1 टका मिलता है, पहले 1 रुपये के 5 टके और फिर 3 टके मिलते थे। तो अगर इतने खूबसूरत थे तो इस मुल्क को बांग्लादेश अलग करने के बाद तो तरक्की देते, या खा पी के बैठ गए। लोग ये भी कह रहे हैं कि लाहौर जो मेट्रो बनी है उसका जो लोन लेकर बनाया गया है उस लोन की अदायगी जो है कराची के ही टैक्स से हो रही है, क्योंकि अगर 70 और 80% कराची टैक्स दे रहा है तो मेट्रो लाहौर में क्यों बनी। यानी बना दी और उसका जो है लोन का पैसा जो है सारा अगर कराची से सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है तो वहीं से अदा हो रहा है उसका लोन। जितने भी ये लोग लोन लेते हैं और खा जाते हैं उसका पैसा जो है वो कराची भुगत रहा होता है। लेकिन कराची में ना तो सर्कुलर रेलवे चलती है, ट्राम चलती थी, उसकी पटरियाँ उखाड़ के नवाज़ शरीफ के दौर में खा ली गई, यानी ख़त्म कर बर्बाद कर दिया गया ना। फिर उसके बाद स्टील मिल, अब देख लें स्टील मिल में कराची के लोग काम करते थे, बंद कर दी उठा के कि भाई ये घाटा दे रही है। सिर्फ इसलिए बंद की गई कि अब दोबारा लोगों को भर्ती किया जाएगा तो अपने पेंडू टाइप लोगों को जो है इस्लामाबाद से बैठ के भर्ती करेंगे। ये है। तो या तो फिर पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि भाई अभी जो 18वीं तरमीम के तहत थोड़ा बहुत टैक्स रख लेते हैं, कोशिश करें कि सारा ही टैक्स कराची में ही कराची का सिंध में ही टैक्स लगे और हर सुबह अपना अपना टैक्स अपने पास रखे। ऐसा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। वरना दूसरा तरीक़ा ये है कि कैपिटल जो है वापस कराची में शिफ्ट करो, क्योंकि ये तो एक चाल थी जो अब समझ में आ रही है। जो लोग बता रहे हैं, मुराद अली शाह भी पिछले दिनों बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग अक्सर करते हैं महफिलों में, जो कि बाज़ बातें जो हैं वो टीवी पर नहीं आती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अंदर खानी ये बातें चल रही हैं। होशियार हो जाएं कि अब वो ये कह रहे हैं या तो कैपिटल शिफ्ट करो या फिर सारा टैक्स जो है हम ही रखेंगे। 18वीं तरमीम ख़त्म कर रहे हो कर दो, लेकिन ये कि हर सुबह अपना टैक्स अपने पास रखें, खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कितना कमा रहा है। तो ये है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अब क्रिकेट में जो है तासुब किया जाए, लेकिन क्रिकेट की कम से कम 50% की सिलेक्शन कमेटी के लोग जो हैं उनका ताल्लुक़ सिंध से या कराची से होना चाहिए। ज़ाहिर बात है 50% तो 50% कर दें, बजाय इसके कि एक ही गांव के सारे बैठ जाएं। अब जैसे इंजमान है, वो कहते हैं मेरा भतीजा खेलेगा, तो दूसरा कहता है मेरा खेलेगा, शाहिद आफरीदी कहते हैं मेरा भाई खेलेगा। सब अपने अपने भाई बंदों खिलाएंगे, तो जो लोग टैलेंट पे आ रहे हैं, जो डिज़र्व करते हैं, वो लोग कैसे खेलेंगे। या तो ये कि मेरिट की बुनियाद पे काम करें, ठीक है ना। लोग ये भी कहते हैं कि दुनिया की जितनी एम्बेसियाँ वहाँ चले जाओ, वहाँ पे कोई दूसरी नस्ल का आदमी नज़र नहीं आता, एक ही नस्ल का नज़र आता है, जो कि आप लोग खुद समझते हैं कि वो सारे जो हैं पेंडू टाइप लोग जो हैं वो एम्बेसी में आपको नज़र आते हैं। 99% लोग यही होते हैं। तो सारी फ़ॉरेन ऑफिस की जॉब भी आप किसी और को नहीं टिकने देते हो, ठीक है। आर्मी में भी नहीं है, फिर क्रिकेट रह गया था, इस पे भी कब्ज़ा जमा लो। तो लोग आंखें बन लिए सो नहीं रहे हैं, ठीक है। आप ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे न्यूज़ जो है वो सेंसर नहीं होती है। आने वाले वक्त में आप ख़ुद देख लीजिएगा कि सोशल मीडिया पे न्यूज़ सेंसर नहीं होती है। इस चीज़ को गौर करें, बजाय कि हर आदमी मोबाइल उठा के जो है बकवास करना शुरू कर दे। हमारा पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और हम सब इसमें रहते हैं, लेकिन जब इस किस्म की बातें होती हैं बड़ा अफसोस होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो, अब जैसे हम लोग तो बाहर रहते हैं, बाहर कुछ लोग बैठ के जो है वो साफ साफ एक्सप्लेन भी करते हैं कि भाई ये बात नहीं है, ये बात है और ये है और वो है। जबकि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ भाई हमारा तो मुल्क है, बहुत से ऐसे जिप्सी यहाँ पे रहते हैं जिनका मुल्क ही नहीं है, वो लोग किस तरह क्या फीलिंग होती होगी। तो ये कि खेलों में से तो कम से कम ये चोर बाज़ारी ख़त्म करें। हम लोग पूरा ज़ोर लगा के चाहते हैं कि हमारा मुल्क जीते, लेकिन आप उन लोगों को चांस दे रहे होते हो ज़बरदस्ती के, जो कि हमें पता है कि किसी क्रिकेटर का रिश्तेदार या वो ख़ुद सिलेक्शन कमेटी में बैठा हुआ अपने ही भाई बंदों को भेज रहा है। इसी तरह उन चोरों को भी पकड़ें जो प्लानर हैं, जो कप्तान को मशवरे देते हैं कि तुम बैटिंग नहीं करो, किसी और को भेज दो। बज़ाहिर कह कुछ और रहते हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग ये होती है कि भाई कप्तान को किसी तरह हटा के और अपने किसी पेंडू कप्तान को भर्ती कर लिया जाए। सलीम मलिक हैं, ठीक है, खुद टीवी पे आके कह रहे हैं मैच फिक्सिंग होती थी, वसीम अकरम भी इन्वॉल्व थे, दूसरे क्रिकेटर भी इन्वॉल्व थे।
तो जैसे आमिर सुहेल हैं, वो भी इन्वॉल्व थे, वसीम अकरम हो गए, सलीम मलिक हो गए, एजाज़ भट्ट हो गए, ये सब थे, आप लोगों को पता भी है, ठीक है ना। उसके बावजूद आपने क्या कर लिया? अब माफ़ी मांगे दोबारा आ जाएंगे। फिर एक टोला है जिसको 3 साल के लिए बैंड किया है और वो 3-4 दफ़ा पहले कर चुके हैं, उनको तो ताहयात बैंड करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आपका गिराई है। गिराई को कैसे करेंगे? 3 साल तो कुछ भी नहीं होते, 3 साल से पहले आप माफ़ करोगे, उन्हें दोबारा ले आओगे। फिर ये जो आजकल जो सिलेक्शन कमेटी के जो हैं सबसे बड़े तो चोर वो हैं, वो जितने मैच पाकिस्तान हारा है और मैच फिक्स का इल्ज़ाम लगाया उसमें वही कप्तान थे, लेकिन उनको भी आपने रखा हुआ है। और सुना है कि उनको पसंद है सरफराज अहमद, उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब बेचारा आ रहा था टीम में तब भी वो बाहर रखते थे उसको, और फिर उन्होंने प्लानिंग और चाल चल के जो है बिल्कुल ही निकाल दिया उठा के। ये तो पता नहीं क्या कहते हैं, भीगी बिल्ली बन के दोबारा लिए तो लिया है, लेकिन टीम में शायद उसको चांस नहीं देंगे खेलने का। वो तो कीपर है, की बैटिंग अच्छी है बुरी हो, उसका काम तो कीपिंग करना है, तो आपको एक अच्छा कीपर मिला होता है। जबकि ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर की ज़्यादा वैल्यू होती है। फ्यूचर में क्रिकेट में जितने लोग आएंगे ऑलराउंडर की वैल्यू होगी। तो देखा करें, इन हरकतों से फ़ायदा नहीं है, बजाय कि कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि हर सुबह जो है अपनी अपनी नेशनल टीम लेके बैठ जाए, तो ज़्यादा अच्छा है। कब्ज़ा कर लिया तो अब उसको अच्छी तरह चलाएं भाई। मुल्क को, पूरे मुल्क पे अगर कब्ज़ा कर लिया है तो चलाएं। आवाम से तो नहीं लड़ सकता कोई, चाहे जितनी चालें चल लो, आवाम से नहीं लड़ सकता दुनिया का कोई आदमी। और ख़ास तौर पे खेलों से तो बहुत बहुत ही बहुत सेंसिटिव होते हैं खेलों के मामले में, कि पूरा ज़ोर लगा देते हैं, चीखम धाड़ कर रहे होते हैं कि हमारा मुल्क जीत रहा है, और जीतते जीतते आपको पता चले कि 9 बॉल डाल दी। एक 9 बॉल डालने के $6000 मिले थे, सुना है। आमिर, क्या कहते हैं, हमारे जो बॉलर हैं आमिर, वो भी तो मैच फिक्सिंग में थे, पैसे निकले भी थे। आपने माफ़ क्यों किया माफ़? पहले तो ये बताओ कि जब पैसे निकल आए हैं, चोरी किए, तो क्या आइंदा नहीं करेगा? आइंदा क्या वह हाजी सनाउल्लाह बन जाएंगे? चोर जो है वो सज़ा के बाद जब निकलता है तब भी वो चोरियाँ ही कर रहा होता है, ठीक है। सलीम मलिक है, अगर आपने सबको माफ़ कर दिया तो सलीम मलिक को भी छोड़ दें, माफ़ कर दें। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आप सिलेक्शन कमेटी में हर शहर या सूबे के लोगों को रखा करें, बजाय इसके कि एक ही को रखें तो कोई बोलने वाला ही नहीं होगा उनकी तरफ से। तो हर सूबे के 2-2, 3-3 लोग सिलेक्शन कमेटी में रखें, ताकि इस किस्म की बातें और लोगों के मुंह बंद हो जाए, बजाय इसके कि अपने उन टोले को जमा कर लें जो कि मैच फिक्सिंग को फेवर करते हैं, और सिलेक्शन कमेटी से लेकर खिलाड़ियों तक सब मिल के जो है दुकान खोल के बैठ जाएं। क्योंकि पीछे जो है वो एजाज़ भट्ट या जो होते थे उनके दौर में तो सबसे ज़्यादा मैच फिक्सिंग हुई है। तो ज़ाहिर बात है, जब आपका हेड जो है सिलेक्शन कमेटी के जो हेड हैं, जब वही मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो फिर नीचे वालों को आप निकाल के सज़ा दे के क्या करेंगे? टीम के खिलाड़ियों को पकड़ने के बजाय कभी उनको पकड़ा है जो असल में जुआ करा रहे होते हैं ऊपर बैठे हुए। वो भी तो हमारे सिलेक्शन कमेटी में ही होते हैं, जिनकी डर की वजह से कि वो कहते हैं कि भाई ये मैच हार जाओ वरना अंदर सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो हर आदमी डरता है। अब इमरान खान एक जीदार बंदा था जिससे सिलेक्शन कमेटी वाले डरते थे। अब कप्तान है, उसके हाथ में होना चाहिए लड़कों को सिलेक्ट करना। आप सिलेक्ट करके अनाड़ियों को दोगे, अपने गिराइयों को दोगे, तो कप्तान मैच कैसे जीतेगा? आप ख़ुद बताएं। सरफराज अहमद के दौर में, यानी सरफराज अहमद खुद टीवी पे आके कह रहा था कि जब मैं किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकता तो फिर मैं जीत के कैसे दिखाऊं मैच आप कैसे जीतेंगे? आपको पता है कि एक आदमी है बिल्कुल ही लल्लू राम है, लेकिन आप उसको जो है ज़बरदस्ती ठूस देते हो टीम में उठा के, और फिर आप समझते हो टीम जीत जाएगी। नहीं, टीम में ऐसे लोग लाएं जो असल में खेलने वाले हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े, वसीम अकरम बहुत अच्छे प्लेयर थे, इसी तरह जलालुद्दीन बहुत अच्छे बॉलर थे इमरान खान के ज़माने में। उनको भी क्या कहते हैं, वो एक आध मैच थोड़ा सा लूज़ किया था तो उनको भी क्या कहते हैं बाहर बिठा दिया था उठा के, और आगे चांस नहीं दिया गया था। तो अब तो आवाज़ उठना शुरू हो गई है। काफ़ी अजीम हफीज़ को सिलेक्शन कमेटी में लें, जलाल को सिलेक्शन कमेटी में, जलालुद्दीन को लें, वो तो कोच भी तो हैं, वो तो पूरी दुनिया में जाके तो कोचिंग करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के लिए आपके पास कोच नहीं होते। हमारे मुल्क के लिए एक बाहर का बंदा ला के बिठाते हैं, उसको $15,000 देते हैं,
अब पता नहीं 15 लिखवा लेते हैं और बाकी जाके जो है 6 वहाँ पे ले लेते होंगे ऑस्ट्रेलिया में जाके, ये नहीं पता। लेकिन ये कि हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। यानी आप हमारे यहाँ किसी भी किस्म का झूठा इल्ज़ाम भी लगा देना, कभी ना कभी जाके सच हो जाता है। अगर कोई कहे कि भाई कोई भी मैच हो रहा हो और कहे कि इसमें मैच फिक्सिंग हो रही है, तो आप ढूंढे तो कहीं ना कहीं आपको निकल ही आ जाएगी। तो ये होता है। तो कोशिश करें कि मिलजुल के खेलें, और ये कि अब जो हरकतें कर ली हैं अब मज़ीद ना करें। अब मुल्क जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन चीज़ों का कि भाई आप, हर आदमी अब तो बोलने लगा है कि मुल्क पे कब्ज़ा किसका है। तो देख लें, मैं तो कह रहा हूँ कैपिटल उठा के ले गए थे, पूरा कराची उठा के शिफ्ट कर देते, उठा के तो ज़्यादा अच्छा था। समंदर भी ले जाते, कायद आज़म का मज़ार भी ले जाते, ठीक है ना। अब ये कि स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं ले जा सके, वो नहीं जा सकता, ठीक है ना। स्टेट बैंक नहीं ले जा सकते क्योंकि सारा पैसा तो उधर ही है। तो अपने काम की चीज़ें ले गए ताकि लोगों को निकाल के और अपने गिराई को जो है ज़बरदस्ती बिठा दिया जाए और पूरा कब्ज़ा कर लिया जाए। इस किस्म की बातें जो है लोग आजकल कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है इन बातों से, मैं तो रहती नहीं हूँ पाकिस्तान में। तो ये सारी बातें जो मैंने सुनी थी की हैं, शायद मेरी बात कहीं पहुँचे अक्लमंद लोगों को, तो उनको पता हो कि आज ये बातें हो रही हैं तो फ्यूचर में जो ये बातें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। तो याद रखें कि क्या करना है, बजाय इसके कि किसी बेगुनाह को पकड़ के गद्दार करार दे के और सामने से बिल्कुल हटा दिया जाए। खैर वो तो एक बेवकूफ़ आदमी था। मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ गद्दारी का तमगा उन एक ख़ास इलाक़ा है जिस इलाक़े के लोगों को जितनी भी गद्दारी कर लें उनको गद्दार नहीं कह सकते। जैसे नवाज़ शरीफ जो है आजकल इतने केस हैं, सब है, झूठ बोल के गए, बाईपास हुआ है, दौड़ते अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर वो कौन सी वो क्लच प्लेटें घिस गई थी और इतना शोर मचाया कि बाहर भेज दो बाहर इलाज के लिए, तो प्लेन में जो है बैठे हुए गप्पियाँ मार रहे थे। आपने वीडियो में देखा, तस्वीरें आ रही थी कि भाई किस तरह खुशगप्पियों में मशहूर है। राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन वो दबाएं, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक दबाएं और मेरी वीडियो को लोगों से शेयर करें ताकि ये बातें औरों को भी पता लगे कि भाई मुल्क में हो क्या रहा है। ये है कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन हरकतें जो हैं जा नहीं रही। आप कोरोना वायरस की वजह से कम आखिरत तो सही कर लें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें तो आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट नहीं होंगे। इसलिए कि 5 टाइम आप हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, पाँव धोएंगे तो आपको वायरस आपके करीब ही नहीं आएगा। 5 वक्त की आप नमाज़ पढ़ें पाबंदी से, हर टाइम के मुताबिक, क़ज़ा पढ़ने के बजाय बाजमात पढ़ें। चलें बाजमात नहीं पढ़ते तो मस्जिद के कोने में खड़े होकर पढ़ लें तो आपको कोरोना वायरस नहीं आएगा। लेकिन कितने लोग करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक है। कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई पूरे दिन रिश्वत लेता है और नमाज साथ पढ़ता है। कोई रिश्वत के पैसों से उम्रा भी करता है, हज भी करता है, अपने माँ बाप को भी हराम के पैसों से हज कराता है और सोचता है कि बस अब तो मैं जन्नत में ही जाऊँगा। तो बस अल्लाह ताला उन लोगों को भी देखे, क्योंकि जो हराम खाने वालों का मुँह काला, क्या करें। इस किस्म की बातें लोग करते हैं कि भाई जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो हराम का खाए ये वो। लेकिन ये कि खाने पीने और चोर बाज़ारी, और जो पकड़ने वाले हैं वही चोर हैं, वही पैसे लेके जो है काम छोड़ देते हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, और यूरोप में अगर धूप निकल आए तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है। जबकि यही अबरालूद मौसम जो हर वक्त होता है यहाँ पे, वो अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो तो लोग साहिल समंदर पे निकल जाते हैं, या अनारकली बाज़ार निकल जाते हैं, या छतों पे बैठ जाते हैं। फिर हमारे यहाँ बसंत का सीज़न आता है। बसंत ज़्यादातर लाहौर में मनाई जाती है, पंजाब साइड पे। वहाँ पे लोग छतों पे बैठ के जो है वो बसंत मनाते हैं, जो कि पाबंदी है। हमारे हर अच्छे काम पे पाबंदी लगा दी जाती है, बजाय इसके ये चीज़ को ठीक किया जाए। हमारा एक इतना पुराना वो दिन है बसंत का, और उस पर पाबंदी लगा दी गई कि भाई ये पतंग की डोर जो है वो लोगों के गले काट देती है। और सच बात भी है कि कुछ गलतियां लोग करते हैं कि तार, यानी डोर की जगह बारीक तार इस्तेमाल करते हैं, जो कि गले में आता है, गला कट जाता है। शीशे की डोर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, जिन चीज़ों से लोगों को नुकसान पहुंचता है और जान का ख़तरा है, वो गेम तो ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन उसकी जगह बसंत रखें, मेला रखें, पतंगबाजी ख़त्म कर दें। बसंत का एक दिन मना लिया करें, और एक मैदान हो जहाँ पे जाके पतंग उड़ाने की इजाज़त है। घरों से इजाज़त ना दें और मैदान में उड़ाएं।
और क्या कहते हैं, इस दिन को मनाना चाहिए क्योंकि बसंत की वजह से हमारे यहाँ बहुत टूरिस्ट आता था। टूरिस्ट बहुत पैसा जब बाहर से आके डॉलर खर्च करेगा तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन ये कि जिस ज़माने में डॉलर ला के खर्च करते थे, उसी ज़माने में दूसरे लोग जो बाहर मुल्क में बसंत मनाते थे वो सारे डॉलर उठा के चल देते थे। और वैसे भी मैं हमेशा जो है कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है आर्मी की हुकूमत होना चाहिए। हमें डेमोक्रेसी रास नहीं आती, ना डेमोक्रेसी से रास आती है, ना प्राइवेटाइजेशन रास आती है। यानी यूरोप वगैरह में जो काम शुरू होता है वो हमारे यहाँ भी लीगल हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन यूरोप ने शुरू की थी क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम ख़त्म हो रहा था। जब से इंटरनेट आया है, ईमेल से लोग भेजते हैं, उससे भेजते हैं, सिर्फ पार्सल सर्विस है। तो पोस्ट ऑफिस ख़त्म कर दिए गए थे यहाँ पे, उन्होंने वहाँ ख़त्म कर दिए उठा के, जहाँ पे अभी शुरू ही नहीं होता। इंटरनेट फ्री इंटरनेट और ब्राउजिंग तो है नहीं, ठीक है, ख़त व किताबत। लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने प्राइवेटाइज़ किया तो वो तो मामला गर्म था। वहाँ पे कोरियर सर्विस आ गई, फेडेक आ गई, या दूसरी आ गई, DHL आ गई, दूसरी आ गई, उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो प्राइवेटाइजेशन की जाती है, वो लोग जो करते हैं उनकी देखा देखी हमें तब्दील नहीं होना चाहिए कि हम भी शुरू हो जाए। इसी तरह IPPs इलेक्ट्रिक के शोबे में रिश्वत लेके उनको जगह दे दी गई कि आप बिजली बनाएं और कमाएं, आवाम को खूब लूटें, दबा के अच्छी तरह लूटें। ठीक है, जिसने पैसे लिए वो एहसान देता है कि हमने बिजली का मसला हल अपनी जेब का किया था। ये जो आज लूट रही हैं आवाम को, अगर मसला हल कहाँ किया, वो आवाम के लिए तो अजाब भेजा है। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई प्राइवेटाइज़ है, लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान का जो वापडा दे रहा है वो प्राइवेटाइज़ नहीं है। उनकी बिजली सस्ती मिलती है, हमारे यहाँ महंगी के महंगी हो जाए, तो प्राइवेटाइज़ का फ़ायदा क्या। ठीक है ना। सोलर एनर्जी सेक्टर में हमारे यहाँ 9 घंटे सूरज निकलता है, लेकिन हम बिजली नहीं बनाते। शुरू में तो सुना है सोलर एनर्जी के पैनल छत पे लगाने पर वो पकड़ के ले जाते थे, अब थोड़ा सा छोड़ दिया कि चलो भाई लगा लो, वरना उस पर भी लोग, गवर्नमेंट ने, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई वालों ने ऐसे क़ानून बनाए हुए कि आप अपनी बिजली हम ही से ख़रीदें। एक साहब ने कराची में अपने घर की कहा कि हमारी बिजली काट दो, हम सोलर एनर्जी से बनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, काट नहीं सकती। फिर बड़ा बात की तो उन्होंने मीटर तो काट दिया, बिल आज तक आता है उनके यहाँ। यानी वो बिजली यूज़ नहीं करते, उनके यहाँ बिल आ रहा है। जब जाके बात की तो कहते हैं पहले बिल अदा करें फिर बात करें। ये एक नया सिस्टम शुरू किया हुआ है। कराची में पानी नहीं आता, टैंकर ख़रीदना पड़ता है और वो डलवाना पड़ता है घर में। लेकिन वाटर टैक्स का बिल जो है हमेशा आता है, पानी आए ना आए, वहाँ का ऐसा कानून है कि वाटर टैक्स आता है। और जब कहा गया कि भाई वाटर टैक्स क्यों दे, पानी तो आता नहीं, तो फिर उन्होंने नया काम शुरू किया कि वाटर टैक्स के साथ उन्होंने सीवरेज टैक्स भी लगा दिया, वाटर एंड सीवरेज टैक्स। यानी सीवरेज तो आप इस्तेमाल करेंगे, पानी आए ना आए। अब जब पानी नहीं आता तो पानी जा क्यों रहा है, उल्टा पैसे देना चाहिए कि हम तो पानी दे रहे हैं तुम्हें, तो हमें टैक्स के उल्टा पैसे दो। लेकिन नहीं, तो ये होता है हुलिये बहाने से अपने आप को जो है बचाते हैं। लेकिन कब तक, आवाम को तो पता है कि आप किस किस तरीके से लूट रहे हैं। आपके राइट साइड में बेल आइकॉन है, अगर अब तक नहीं दबाया तो दबाएं, और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को शेयर करें दूसरों के साथ। खुदा हाफिज़।